आज की चर्चा में आपका स्वागत है, जिसमें हम भारत के डिजिटल परिदृश्य में बढ़ते हुए खतरे, डिजिटल गिरफ्तारी स्कैम पर बात करेंगे। ये स्कैम बहुत ही जटिल और चालाक होते हैं, जो लोगों के डर और जागरूकता की कमी का फायदा उठाते हैं। हमारे साथ आज एक विशेषज्ञ है जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर रोशनी डालेंगे। इन स्कैम्स का पैमाना बहुत ही चिंताजनक है। ये सिर्फ आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं होते, बल्कि मानसिक और भावनात्मक तनाव का भी कारण बनते हैं। बिल्कुल, मानसिक प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। इन स्कैमर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीकों के बारे में हमें बताएं। वे अक्सर सरकारी अधिकारियों की नकल करते हैं, जिससे घबराहट और तत्काल कार्रवाई की भावना पैदा होती है। वे इनकम टैक्स विभाग या पुलिस से होने का दावा कर सकते हैं और गिरफ्तारी की धमकी देते हैं अगर तुरंत भुगतान न किया गया तो। और ये तरीके कितने प्रभावी होते हैं? इन्हें इतना सफल बनाने वाली बात क्या है? डर और तात्कालिकता का संयोजन बहुत प्रभावी होता है। कई पीड़ित, खासकर बुजुर्ग लोग, अधिकारियों से सवाल पूछने में संकोच करते हैं, जिससे वे बिना सोचे समझे कार्रवाई करते हैं। आइए हम बुनियादी बातें समझते हैं। क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि डिजिटल गिरफ्तारी स्कैम क्या होता है? डिजिटल गिरफ्तारी स्कैम एक प्रकार का साइबर अपराध है, जिसमें धोखेबाज कानून प्रवर्तन, सरकारी अधिकारी या वित्तीय संस्थाओं के रूप में नकल करते हैं। वे पीड़ितों को गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हैं अगर वे झूठा जुर्माना या शुल्क नहीं चुकाते। यह सब एक झूठ होता है, जिसे डर और तात्कालिकता का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। और डिजिटल गिरफ्तारी शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह शब्द स्कैमर्स द्वारा तकनीकी साधनों के इस्तेमाल को उजागर करता है। वे पीड़ितों से संपर्क करने के लिए ईमेल, फोन कॉल, एसएमएस और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, और कॉलर आईडी स्पूफिंग और वास्तविक दिखने वाले दस्तावेजों के माध्यम से आधिकारिकता का एहसास कराते हैं। लेख में भारत में साइबर धोखाधड़ी में वृद्धि का उल्लेख किया गया है। इसके पीछे कौन से कारक हैं? भारत का तेजी से बढ़ता डिजिटल विस्तार एक दोधारी तलवार है। ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल लेन देन में वृद्धि से धोखाधड़ी के अवसर बढ़ते हैं। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा जागरूकता में जान की कमी, विशेष रूप से बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में एक आदर्श स्थिति बनाती है। तो यह सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि सामाजिक संदर्भ भी है। बिल्कुल, अधिकार का सम्मान और साइबर सुरक्षा शिक्षा की कमी लोगों को असुरक्षित बनाती है। सरकार की डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की नीति हालांकि फायदेमंद है, इसने अनजाने में असुरक्षा को भी बढ़ा दिया है। क्या आप इन स्कैम्स के तंत्र को विस्तार से बता सकते हैं? ये अपने पीड़ितों को कैसे धोखा देते हैं? वे दो प्रमुख मानसिक सिद्धांतों का फायदा उठाते हैं, डर और तात्कालिकता। वे आधिकारिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जाने पहचाने संस्थाओं की नकल करते हैं और तात्कालिकता के साथ आगामी समय सीमा को पेश करते हैं। वे कानूनी दस्तावेज भी तैयार कर सकते हैं ताकि अधिक विश्वसनीय लगे। ये बहुत योजनाबद्ध प्रतीत होता है। वे कौन से उपकरण और तकनीकें इस्तेमाल करते हैं? कॉलर आईडी स्पूफिंग महत्वपूर्ण होती है, जिससे कॉल इन वैध एजेंसियों से आने का आभास होता है। फिशिंग ईमेल्स और एसएमएस, नकली दस्तावेज और वेबसाइटें और सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। भारत में ये स्कैम्स विशेष रूप से क्यों प्रचलित हैं? कई कारण हैं। अधिकार का गहरा सम्मान और डिजिटल संचार पर उच्च विश्वास, साथ ही साइबर सुरक्षा शिक्षा की कमी इन स्कैम्स को बढ़ावा देती है। तो ये सांस्कृतिक मान्यताओं और तकनीकी असुरक्षा का संयोजन है। बिल्कुल, ये एक जटिल सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मिश्रण है जो भारत को विशेष रूप से संवेदनशील बनाता है। इन स्कैम्स से निपटना क्यों जरूरी है? इसका प्रभाव क्या है? आर्थिक और मानसिक प्रभाव बहुत बड़ा होता है। पीड़ित अपनी बचत खो देते हैं, मानसिक तनाव का सामना करते हैं और विश्वास की कमी का सामना करते हैं। व्यापक स्तर पर यह डिजिटल सेवाओं में सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है, जो भारत की आर्थिक और डिजिटल प्रगति को बाधित करता है। इनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। कानून प्रवर्तन और रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करना भी आवश्यक है। अंत में साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं को शिक्षा और सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से बढ़ावा देना अनिवार्य है। लेख में कई लक्षित समूहों का उल्लेख किया गया है। वे कौन हैं और क्यों ये विशेष रूप से संवेदनशील हैं? वरिष्ठ नागरिक,
पेशेवर, व्यवसायी, छात्र और युवा, निम्न आय वाले परिवार और उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों जैसे कई समूह इस स्कैम का शिकार होते हैं। तो ये केवल आय या उम्र के बारे में नहीं है, बल्कि हर समूह की विशिष्ट संवेदनशीलताओं का फायदा उठाया जाता है। बिल्कुल, स्कैमर्स हर समूह की विशिष्ट चिंताओं और विश्वास स्तर का फायदा उठाते हैं। क्या आप एक सामान्य डिजिटल गिरफ्तारी स्कैम की कदम दर कदम प्रक्रिया को समझा सकते हैं? यह लक्षित व्यक्ति की पहचान से शुरू होता है, फिर फोन या ईमेल द्वारा संपर्क किया जाता है और फिर एक झूठा कानूनी परिदृश्य तैयार किया जाता है। अंत में भुगतान या व्यक्तिगत जानकारी की मांग की जाती है। और क्या होता है जब पीड़ित भुगतान कर देता है? अक्सर उनसे और पैसे की मांग की जाती है। स्कैमर्स या तो गायब हो जाते हैं या धोखाधड़ी जारी रखते हैं जब तक पीड़ित ये नहीं समझ लेता कि उसे धोखा दिया गया है। आखिरकार इन स्कैम्स का आर्थिक और मानसिक प्रभाव क्या होता है? आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा होता है, लेकिन मानसिक प्रभाव भी उतना ही गहरा होता है, जिससे डर, चिंता, शर्म और दीर्घकालिक आघात हो सकता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्मों और संस्थाओं में विश्वास को कमजोर करता है। तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है? एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा अभियान, साइबर अपराधियों के खिलाफ कानूनी सुधार और साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। सुरक्षा एजेंसियों का क्या योगदान हो सकता है? उन्हें विशिष्ट प्रशिक्षण, संसाधनों और बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? सामान्य स्कैम्स और उनके चेतावनी संकेतों के बारे में जानें, सभी संचारों की जांच करें और व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करने से बचें। क्या आप कुछ संसाधन सुझा सकते हैं जिनसे लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एक अच्छा आरंभिक बिंदु है।